नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सदन भी चल ही नहीं पा रहा, हंगामा ही हंगामा। और अब तो खड़गे जी में और जेपी नड्डा में जिस तरह बहस हुई और खड़गे जी ने कहा कि सीआईएसएफ को इस तरह तैनात कर दिया। उपसभापति से पूछा कि सदन आप चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं। बड़ा हंगामा हुआ, बवाल हुआ। उधर चीन को लेकर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, राहुल गांधी पे हमला किया जा रहा है। अभय दुबे जी ने कहा कि चीन का मसला ऐसा है कि अगर जरा सा छू देंगे तो बहुत मिर्ची लग जाएगी सरकार को। हकीकत भी यही है। मैंने एक वीडियो बनाया था और बिल्कुल मैं लद्दाख के वो पेंगोंग झील और उससे आगे जहाँ गलवान घाटी की झगड़ा हुई है उसके बिल्कुल पास तक गया हूँ। मैंने पूरा इलाका देखा है, घूमा है। मैंने एक वीडियो बनाया, बिल्कुल लॉजिक सही था, लेकिन भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सीधा यूट्यूब को लिखा कि मैंने देश विरोधी वीडियो बनाया है, इसलिए मेरे चैनल को प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये यूट्यूब ने मुझे लिखा, मैंने कहा कि ये लॉजिक के बिल्कुल परे बात है। हमारा वीडियो बिल्कुल ठीक था। अच्छा होता कि सूचना प्रसारण मंत्रालय हमसे पूछता, पहले हम उसका जवाब देते। समझिए चीन कितना नाजुक है। एक तरफ भारत के मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। इन तमाम मुद्दों पर मैंने बात की अभय दुबे जी से और मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप और मोदी की जिस तरह प्यार मोहब्बत चल रही है, ट्रंप ही खुलासा कर दे कि चीन ने हमारे यहाँ एंट्री करी है या नहीं करी है, कब्जा किया है या नहीं किया है। अभय दुबे जी के हर बार की तरह बहुत जबरदस्त जवाब हैं। ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। राज्यसभा में खड़गे साहब और जेपी नड्डा जी के बीच में बहुत तीखी बहस हुई। खड़गे जी ने सुषमा स्वराज का जिक्र किया और कहा कि हम जो बेल में आके विरोध करते हैं, ये भी एक लोकतंत्र का तरीका होता है। हम अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति इस तरह प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह सीआईएसएफ को बुला लिया गया और उसके बाद उपसभापति हरवंश जी ने खड़गे जी के पत्र पर इतिहास की कई घटनाओं का जिक्र किया। लेकिन जब खड़गे जी ने ये कहा कि सदन कौन चला रहा है, आप चला रहे हैं, अमित शाह चला रहे हैं, सीआईएसएफ के बाद क्या आर्मी, सेना, आर्मी और बाकी पुलिस वुलिस सब तैनात की जाएगी, बहुत बवाल हुआ। तो क्या ये जो विपक्ष जिस तरह की मांग कर रहा है बेल में आके, ये क्या लोकतंत्र के लिए वास्तव में खराब है? और नड्डा साहब कह रहे हैं कि हम 40 साल अपोजिशन में बैठे, हमसे सीखो आके, हम बताएंगे कि कैसे अपोजिशन किया जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? संजय जी, मैं 80 के दशक से भारतीय राजनीति को देख रहा हूं, पत्रकार के तौर पर, बाद में राजनीतिक समीक्षक के तौर पर लगातार मेरी इसके ऊपर निगाह रही है। 80 के दशक से ही न केवल लोकसभा और राज्यसभा में बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में विपक्ष वेल में आकर अपनी मांगें करता रहा है, नारेबाजी भी करता रहा है, कागज भी फेंकता रहा है। कभी कभी उसने कुछ उल्टी सीधी निंदात्मक हरकतें भी की हैं। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है और उस प्रक्रियाओं में बात बिगड़ी भी है। लेकिन ये 80 के दशक से, अब आप समझ लीजिए 80 का दशक, 90 का दशक और 25 साल, ये तो मैं 45 साल की गारंटी तो मैं लेता हूं कि 45 साल से ये भारतीय लोकतंत्र में हो रहा है। नड्डा साहब पता नहीं 40 साल से कौन से विपक्ष में बैठे थे। जब तक उन्हें मोदी जी की सरकार नहीं बन गई, उसमें वो फिर स्वास्थ्य मंत्री नहीं बना दिए गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन गए, तब से नड्डा, उससे पहले नड्डा साहब को तो तकरीबन कोई जानता नहीं था, कोई खास, उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। नड्डा साहब विपक्ष में क्या करते थे? उस वक्त विपक्ष में नड्डा साहब की कोई हैसियत नहीं थी। विपक्ष में हैसियत थी अरुण जेटली की, विपक्ष में हैसियत थी सुषमा स्वराज की, विपक्ष में हैसियत थी उमा भारती की, लाल कृष्ण आडवाणी की, अटल बिहारी वाजपेयी की। इन लोगों की विपक्ष में हैसियत हुआ करती थी। जगत प्रकाश नड्डा की कोई हैसियत नहीं थी। जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष में कभी कोई तीर मारा हो, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता। और क्योंकि अरुण जेटली ने तीर मारा था, अरुण जेटली भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, विपक्ष में भी, तब भी भाजपा सत्ता में आ गई उस वक्त भी। तो अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा था कि जब हम सदन में हंगामा करते हैं, जब हम सदन में आंदोलनकारी मोड में आते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो ये भी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं, ये भी सदन की कार्रवाई में लोकतंत्र का हिस्सा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नई थीसिस ये है कि किसी भी किस्म का विरोध, किसी भी किस्म का नारा, किसी भी किस्म का धरना, किसी भी किस्म का आंदोलन सदन नहीं होना चाहिए। सब कुछ
चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन न हो, ये इन लोगों का नया फिक्सेशन है, एक नया आदत है, जिसको मेरा मानना है कि पिछले 7-8 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुद्धिजीवी और भारतीय जनता पार्टी वाले सारे देश में कहते हुए घूम रहे हैं, कोई भी अगर आंदोलन करेगा तो वो बुरी बात। जबकि ये सब लोग, खुद नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी तो नरेंद्र मोदी उसके आयोजकों में से एक थे, प्रमुख आयोजकों में से एक थे। जो जब कार सेवकों ने अयोध्या के ऊपर हमला किया था उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। तो ये लोग खुद एक से एक अराजक, हिंसक और सांप्रदायिक आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन इस देश में चलने वाला सर्वाधिक सांप्रदायिक, सर्वाधिक हिंसक, राष्ट्रीय भारत की सामाजिक एकता के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक, हर किस्म के कानून का उल्लंघन किया, संविधान की कोई बात नहीं मानी, किसी संविधान की दृष्टि से चुनी हुई सरकार की कोई बात इन लोगों ने नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं माने, अपने दिए हुए हलफनामों का उल्लंघन किया इन लोगों ने, और उसके लिए कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार का आंदोलन ये लोग करते रहे हैं। अब ये छत पर खड़े होकर सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि संविधान द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। जनता का केवल एक ही कर्तव्य है कि वो एक चुनाव में वोट दे, उसके बाद घर में जाके बैठ जाए, फिर दूसरे चुनाव का इंतजार करें। तब तक मोदी जी जो है वो SIR कर देंगे। जब तक दूसरा चुनाव आएगा उसके बीच में वो मतदाताओं का सघन पुनरीक्षण शुरू कर देंगे, तब तक मतदाता का नाम कट जाएगा उसमें, वो बिल्कुल नहीं है, दोबारा वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये तो हालत इन लोगों ने कर दी है। उसमें आप हरिवंश जी, कल ही मैंने कहा था कि हरिवंश जी के लिए गंगा यमुना में कितना पानी बह चुका है। हरिवंश जी गंगा यमुना भी दूसरी है, वो नहीं है जो हम लोगों की है। तो अब ये इनकी हालत है। सरकार की भाषा बोल रहे हैं, अपने अतीत का कुछ भी, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है। इस तिकड़म में है कि हमको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, हमको ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। मतलब निर्लज्जता की हद होती है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा विवाद राहुल गांधी के चीन को लेकर हम मचे हंगामे पे था। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता विपक्ष अगर अपनी बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। उसके बाद तमाम तर्क सामने आए कि कई लोगों ने, कुछ सेना के बड़े अफसरों को किताब तक नहीं लिखने दी गई इस मामले में। तो ये राहुल गांधी पे जो जिस तरह हमला हो रहा है चीन को लेकर, और पूरी बीजेपी कह रही है कि वो तो चीन के एजेंट हैं, चीन के सपोर्टर हैं, इस तरह के बयान शुरू हो रहे हैं। तो इस पूरी भूमिका पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो राहुल गांधी के खिलाफ जो बातें हो रही है ये हास्यास्पद हैं। देश की जनता इनके ऊपर कोई कान नहीं देगी। इस तरह की जो बातें राहुल गांधी के बारे में कही जाती हैं, इनका कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में जो वक्तव्य दिया था, हम लोगों को जांच ही करनी चाहिए कि क्या वो वक्तव्य तथ्यात्मक था या उस वक्तव्य के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने ये माना है कि नहीं माना है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो लिस्ट प्रकाशित की है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम ऐसे लिखे हुए और चीन के बदले हुए नाम इस तरह लिखे हुए। उसमें जंगलों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, कस्बों के नाम है, इनके नाम चीन ने बदल दिए सब अरुणाचल प्रदेश के और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किए। ये काम चीन ने किया 1925 में। इससे पहले 24 में 20 जगहों के नाम पहले बदल चुका था। अरुणाचल प्रदेश की 47 जगहों के नाम चीन बदल चुका है। 2019 में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर भाषण दिया था कि चीन ने सीमा के अंदर 50 से 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। और अगर कोई गलवान अच्छा, उसके बाद में 2020 में गलवान वाली घटना हुई जिसमें चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच में जबरदस्त किस्म की हिंसक टक्कर हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद भी हुए। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य दिया। उस घटना के बाद ही नरेंद्र मोदी ने वक्तव्य दिया कि न कोई हमारी सीमा में घुसा है, न कोई हमारी सीमा में घुसकर बैठा है। ये नरेंद्र मोदी का वक्तव्य था। क्या नरेंद्र मोदी को वक्तव्य देते समय अपनी ही पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद की बात याद नहीं थी? ठीक बात है, उन्हीं की पार्टी का था। इसके बाद क्या हुआ कि चीन के ऊपर एक तरह की खबरें छापने और बात करने के लिए एम्बार्गो यानी प्रतिबंध सा अलिखित अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया में चीन शब्द का जिक्र होना ही बंद हो गया।
फिर क्या हुआ कि चीन की एजेंसी सिनहुआ ने एक खबर छापी जिसके तहत उसमें बताया गया कि चीन ने अपने जो लद्दाख में उसका जिस इलाके को वो अपना इलाका कहता है, उसमें चीन ने काउंटियां बनानी शुरू कर दी हैं और वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जो एक तरह से भारत के पर्यावरण के लिए वो बांध जो है वाटर बम साबित होगा। तो जब सिनहुआ में खबर ये आ गई, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भी देखी खबर वो, तो विदेश मंत्रालय बहुत दिन तक उस खबर के ऊपर विचार करता रहा। फिर विदेश मंत्रालय के यही प्रवक्ता जो आजकल रोज प्रकट होते हैं, रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, जिस वक्तव्य में उन्होंने माना कि चीन वहां पर अपनी काउंटियां बना रहा है। उस वक्तव्य में उन्होंने माना कि चीन वो ब्रह्मपुत्र पे एक विशाल का बांध बना रहा है, दुनिया का सब 3 गॉर्जियस बांध है, उससे भी ज्यादा बड़ा बांध होगा। उन्होंने ये भी माना कि चीन ने उन काउंटियों को बनाने से पहले भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने ये भी माना कि चीन ने उस बांध के बनाने के बारे में भारत सरकार से कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि जिस नदी पर चीन बांध बना रहा है वही नदी ये बहती हुई अरुणाचल प्रदेश और असम में पहुंचती है, तब वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जब वो तिब्बत में होती है तब उसका नाम कुछ और होता है। चीन ये हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत उसका हिस्सा है, इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश वो हुआ। भारत इसका विरोध करता है। तो जब चीन ने नाम बदलने वाली बात कही थी, उसकी वेबसाइट पे आया था, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था ये तो मूर्खतापूर्ण किस्म का काम है, नाम बदलने से क्या होता है, नाम बदलने से क्या अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा बन जाता है, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और रहेगा। अब उसके बाद चीन ने काउंटियां बनानी शुरू कर दी। काउंटियां बनाने का क्या मतलब हुआ? वहां चीन दफ्तर बना रहा है, इमारतें बना रहा है, पुलियाएं बना रहा है, सड़कें बना रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जहां चीन के लोग बैठेंगे, काम करेंगे, उनकी नौकरशाही आएगी, वो काम करेगी। इसका मतलब है कि चीन ने जहां तक अपनी काउंटियां बनाई है, वहां तक तो चीन आ ही गया है, बैठ गया है। अब वो उसके पीछे नहीं जाएगा तो उसके आगे ही जाएगा। अच्छा, चीन के ऊपर आप एक खबरों को रोक लगा के आप एक सन्नाटा खींच सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं बीच बीच में होती रहती हैं कि वो सन्नाटा टूटता रहता है और विदेश मंत्रालय को उसकी जानकारी खुद ही देनी पड़ती है देश को। तो राहुल गांधी ने जो कहा, मैं समझता हूं उस वक्त राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे, उभरते हुए देश के नेता थे और गैर भाजपाई विपक्ष के भी बड़े नेता थे। अब तो विपक्ष के नेता हैं संसद में। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा हो, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि चीन की चट्टान के नीचे भारत का हाथ दबा हुआ है और भारत उस हाथ को निकाल नहीं पा रहा है। चीन से सीमा विवाद सुलझने की कोई भी संभावना नहीं है। मोदी जी के पास, विदेश मंत्रालय के पास, रक्षा मंत्रालय के पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिसके सहारे चीन को हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा कर सकें। हिम्मत भी नहीं है चीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ये बयान दे चुके हैं, रिकॉर्ड पर बयान दे चुके हैं भारत के विदेश मंत्री कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। तो एक तरफ तो आप कह रहे अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हम उससे टक्कर नहीं ले सकते। दूसरी तरफ आपका जो कल मैंने कहा भी था ये बात कि जो आपका NITI कमीशन है, उसने भारत सरकार को औपचारिक रूप से राय दी है कि चीन की FDI, चीन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत की कंपनियों में 24% तक करने की इजाजत दे। और भारतीय बाजार वैसे भी चीनी सामान से भरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में दरअसल चीन के खिलाफ बोलने, राहुल गांधी को भाजपा ये जो सजा दे रही है अपनी तरफ से, ये चीन के खिलाफ बोलने के लिए दिया रही है। वो चाहते हैं ये बात गुप्त बनी रहे, खुफिया बनी रहे। अच्छा, ये हो नहीं सकता है। भाजपा जो कोशिश कर रही है, इसके सफल होने की कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल सही। मैं आपको इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन इसमें भाजपा को खानी मुंह की ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, जितना मुद्दा ज्यादा उछलेगा उतनी चर्चा होगी। मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊं अभय जी कि हमने एक वीडियो बनाया
और बिल्कुल लॉजिक से बनाया कि चीन का अरुणाचल जितना आपने हवाला दिया लद्दाख से लेके, और मैं तो उस इलाके में गया भी हूँ, लद्दाख की पेंगोंग झील से आगे तक गया हूँ, तो मैंने वो हिस्सा भी गलवान घाटी के बिल्कुल पास तक संजय का जी, एक देखा। और बात मैं बीच में बता दूं, आपकी बात माफ कीजिए। जो भारतीय सेना के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, जहां से भारतीय सेना गश्त गश्त लगाती थी, वो पेट्रोलिंग पॉइंट जो पहले जितने थे उसमें घट गए हैं काफी। डोकलाम की घटना के बाद में भारत सरकार ने चीन से समझौता किया है, उसमें भारतीय सेना को मना कर दिया है भारत सरकार ने कि वो उन पेट्रोलिंग पॉइंट को चीन से छीनने की कोशिश ना करे। तो तो ठीक है, तो सेना के अभी भी हाथ यहाँ पे बांध दिए गए हैं जी। मजे की बात यह है कि अभी पिछले महीने मेरी सेना के उस बड़े अफसर से मुलाकात हुई जो उस दिन गलवान घाटी में तैनात थे, जिस दिन ये झड़प हुई, हमारे कई सैनिकों की मौत हुई। उस दिन वो वहां तैनात थे, तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया। लेकिन मैं आपको बता रहा था अभय जी कि हमने एक रिपोर्ट बनाई, क्योंकि मैं उस पूरे इलाके में घूमा हूँ, मुझे पता है वो इलाका कैसा है, और जी बिल्कुल लॉजिक वाली बनाई। लेकिन वो सरकार चीन के नाम पे इतना डरती है, जो ऐसा आपने बताया। सरकार ने यूट्यूब को लिखा कि हम जो है वो भारत विरोधी ये खबर है ये, और हमारा चैनल को, ये अब से पहले की बात है, अभी तो ब्लॉक किया कि उससे पहले की बात है कि साहब ये जो वीडियो है ये बिल्कुल गलत है, और पूरा नाम लेके हमारे चैनल का सूचना प्रसारण मंत्री ने यूट्यूब को लिखा। यूट्यूब ने हमें भेजा कि भाई भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमें बताया कि नहीं, खबर गलत नहीं है, खबर इस लॉजिक के आधार पे। तो आप सोचिए, जो आप कह रहे हैं ना, हमने एक वीडियो बनाया तो सरकार सीधा हमसे पूछती ना, पहले हमें मेल करती कि भाई आपका ये वीडियो इसमें तार्किक रूप से ये गलत है, हम उनका भी पूछ संजय कर जी, आते हैं, सीधा मैं यूट्यूब पर। आपकी इसी बात में जोड़ रहा हूं, ये जो तथ्य मैंने आपने दिए मैंने कहां से प्राप्त किए। ये तमाम तथ्य भास्कर जैसे अखबार में छप चुके हैं, ये तमाम तथ्य अंग्रेजी के कई अखबारों में छप चुके हैं। मैंने सोशल मीडिया में सुन के नहीं तथ्य प्राप्त किए, ये मैंने पढ़ के तथ्य प्राप्त किए हैं। और सारे तथ्य तो सरकार द्वारा, सरकार और भाजपा के सांसद, अरुणाचल प्रदेश के सांसद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इन सबके वक्तव्यों में तथ्य मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन सरकार ये मुझसे चाहती है कि हम इन तथ्यों को एक साथ रख के एक कहानी बना दें। तो मेरे सरकार को एक लगता है इससे सरकार की क्षमताओं के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार होता है। हाँ, वही हुआ। मेरे एक मित्र आप हैं सिर्फ कहानी बीजेपी, बनाएंगे, यूट्यूब से आपकी शिकायत करेंगे। बिल्कुल सही। मेरे मित्र हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे एक बात और बड़ी मजेदार में मजेदार तरीके से कहा कि जिस तरह ट्रंप की और मोदी जी की ये प्यार मोहब्बत चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही वो नक्शा जारी कर दे कि देखो भारत के सीमा पे इतने पे चीन घुसाया है, फिर तो मोदी जी कुछ भी बोलने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अमेरिका तो नहीं जिस कर तरह की सकता है। तलाशी कर। मोदी जी ने ट्रंप को कम करके आंका था। उसका उसका हाँ, वो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। अभी भी पूरी तरह मोदी जी समझ नहीं पाए हैं ट्रंप को। अभी वो तो मोदी जी की ऐसी खिल्ली उड़ाएगा, ऐसी इंसल्ट करेगा किसी दिन, जिस दिन पूरा भारत भौचक्का रह जाएगा। कल उसने कहा ना कि 24 घंटे, मतलब 24 घंटे के अंदर मैं भारत पे इतना बड़ा टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, या अभी मतलब अभी और सब 12-14 घंटे बचे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, जब ट्रंप ने ये बयान दिया तो उसके बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्हीं रणदीप जायसवाल ने वो वक्तव्य जारी किया। उस वक्तव्य को मैंने भी पढ़ा। अब आप उस वक्तव्य को देखिए, ऐसा लगता है कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वक्तव्य इस किस्म का भी है कि अगर आप अपने बेटे को किसी बात को डांटें तो बेटा ये कहेगा साहब वो हमारा दोस्त भी ऐसा करता है, आप उससे कुछ नहीं कहते, हमारा छोटा भाई भी ऐसा करता है, देखो बहन ने भी ऐसा किया, आप कुछ उनसे नहीं कहते, हम ही से कह रहे हैं। तो उसमें रणदीप जायसवाल यही तो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई आप भी खरीदते हैं उनसे, यूरोपीय यूनियन भी खरीदता है उनसे, है हमें हम ही पे डांट क्यों पड़ रही है। हाँ, सही बात है, खुद भी तो हाँ, खरीद रहे तो हो। इस प्रकार ये तो देखिए, ऐसा ये कोई भारत, यूरोपीय यूनियन, रूस और अमेरिका के बीच का घरेलू झगड़ा नहीं है भाई। आप एक राष्ट्र हैं, आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं, आपकी एक इज्जत है, आपकी देश की जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और आपने तमाम सरकारी एजेंसियों और प्रवक्ताओं को आदेश दे रखा है कि ट्रंप का नाम लेकर कोई कमेंट मत करना। जो भी कुछ अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ कहा जाता है वो नीतिगत वक्तव्य के तौर पे कहा जाता है। हाँ, नाम नहीं आता, ट्रंप का नाम नहीं आता। नीतिगत वक्तव्य के तौर पे जो जो नीति पहले से तय है। हाँ, वो रटी रटाई लाइन होती है, वो उसी को बोल दिया जाता है। जी उधर आज एनडीए की बैठक कल बुलाई गई, मोदी जी बड़े बम बम होके गए, और कहा मोदी जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करा के विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी। अब ये सर एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा करा के विपक्ष ने अपना कबाड़ा कर लिया। एनडीए के सब लोगों ने जय जयकार लगाया। मेरे दो सवाल हैं,
कि जो मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लगा के विपक्ष ने गलती कर दी, तो क्या आपको लगता है गलती कर दी? पहला सवाल। दूसरा बात, एनडीए संसदीय दल की तो बैठक हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं बुला रहे मोदी जी की? क्या डर है कि उसमें कुछ विद्रोह हो सकता है? देखिए, मोदी जी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में एक्सपर्ट हैं। इसकी विशेषज्ञता उन्होंने हासिल कर ली, इसमें उसमें डबल पीएचडी है वो। अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कैसी, मोदी ये कहता है, मोदी ने ये करके दिखाया, मोदी तो जब सोचता है तो बड़ी बड़ी बात ही सोचता है, सब इस तरह के तमाम, मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, बहुत इस तरह की बड़ी बड़ी बात तो जाने कितने बार कह चुके हैं। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था, अशोक की लाटों पे लिखा हुआ है, सब लोगों ने कहा है कि जो अपनी 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 प्रशंसा खुद अपने मुंह से करता है, उसको उन लोगों की सूची से निकाल देना चाहिए जिन्हें आप अपना मित्र बनाना चाहते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रहा है, वो किस काम का आदमी है? ऐसे आदमी कुछ दिनों तक, जब उन्हें परिस्थितियों अवश्य शक्ति मिल जाती है, तो कुछ दिनों तक उनकी डींगें चलती रहती हैं, लेकिन जल्दी ही फिर उनकी बात जो है, उनकी बात पे लोग हंसते हैं। हम बिल्कुल सब ठीक लोग बात है। जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। मैं तो ऑपरेशन सिंदूर को एक दलदल मानता हूं, जिसमें मोदी जी और उनकी सरकार के पैर बहुत धीमी गति से धंसते जा रहे हैं। दलदल में धीरे धीरे सिंक होता आदमी, धीमी गति से इनके पैर धंसते जा रहे हैं। जितना ये इस बात पे बहस, मैं तो चुनौती देता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बिहार में चुनाव लड़के देख लें। हाँ सही है, वहां भी तो जिक्र नहीं आ रहा है, वो तो तब बाद में आए। थोड़ा बहुत तो जिक्र है, थोड़ा बहुत ऐसे ही आएगा उड़ते उड़ते, लेकिन उसी को मुद्दा बना के देख लें। जिस तरह उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक को मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, उस तरह ऑपरेशन सिंदूर को मुद्दा बना के देखे ना। देखो ठीक है। एक और दुखद घटना हुई कि एक बहादुर नेता, पूर्व गवर्नर कश्मीर सतपाल मलिक, जिनकी कलम से 370 हटी थी, मैंने उनके 5-6 इंटरव्यू किए और हर इंटरव्यू में उन्होंने एक से एक बढ़ के खुलासा किया भैया जी। वो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह राम माधव संघ के इतने बड़े प्रचारक आए थे और 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप, मुझ पे लालच दिया गया कि 300 करोड़ रुपए ले लीजिए, फाइल साइन कर दीजिए। अंबानी अनिल अंबानी की फाइल थी, लेकिन मैंने साइन नहीं किए। उन्होंने मुझसे मेरे इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि पुलवामा घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था खामोश रहो। उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि नियम था कि इतना बड़ा काफिला सीआरपीएफ का सड़क से नहीं जाएगा, जहाज से जाएगा। मुझसे हेलीकॉप्टर नहीं मांगा गया। तमाम बड़े बड़े खुलासे किए और अफसोस की सीबीआई जांच होनी चाहिए थी राम माधव के खिलाफ, अनिल अंबानी के खिलाफ, लेकिन सतपाल मलिक जी के अंतिम दिनों में उन्हें परेशान किया गया, उन्हें नोटिस दिया गया, वो हॉस्पिटल में थे तब परेशान किया गया। एक बहादुर नेता का इस तरह जाना दुखद तो है, ये हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान और जाट समुदाय खासतौर से सतपाल मलिक का दीवाना था। उसको लगता था कि किसानों के मुद्दे पर सतपाल मलिक ने अपनी गवर्नरशिप कुर्बान कर दी। सतपाल मलिक के बाद जिस तरह जगदीप धनखड़ के साथ किया गया, उसके जाट समुदाय में बहुत बड़ा रोष है। इस पूरा घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? देखिए, सतपाल मलिक के बिल्कुल आखिरी दिनों में जब वो अस्पताल में दाखिल थे, उस वक्त उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। वो चार्जशीट क्यों दाखिल की गई? मेरा मानना है वो चार्जशीट केवल इसलिए दाखिल की गई कि राम माधव को उस मसले से निकाला जा सके आधिकारिक रूप से, जिसमें सतपाल मलिक ने उनका जिक्र किया था। केवल चार्जशीट, सब लोग जानते थे कि सतपाल मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो चार्जशीट दाखिल करना केवल एक औपचारिक कार्रवाई थी। उसके पीछे मेरा अपना आकलन, ये उसका मकसद ये है ताकि आधिकारिक रूप से सतपाल मलिक का नाम उसमें, सॉरी, राम माधव का नाम कभी निकल नहीं सकता उसके अंदर से। लेकिन चूंकि चार्जशीट में नाम नहीं है, इसलिए होगा भाई चार्जशीट में तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें चार्जशीट लगाना लायक समझा नहीं, इसलिए उनका नाम किया गया। इसमें एक विडंबना भी नहीं थे। आपने मलिक साहब का जो किया, मुझे याद पड़ता है कि मलिक साहब जब उत्तर प्रदेश के में एमएलए थे 1977 के दौरान, जब रामनरेश यादव की सरकार बनी थी, तब युवा एमएलए थे। मेरी उम्र भी काफी कम थी, तो मैं लखनऊ में सत्यदेव त्रिपाठी के घर पर, जो उस सरकार में सूचना एवं प्रसारण उप मंत्री थे सत्यदेव त्रिपाठी, रामनरेश यादव की सरकार में, वहां सतपाल मलिक से मेरी मुलाकात हुई थी। कितनी पुरानी बात मैं कह रहा हूं। तब सतपाल मलिक अच्छे वक्ता माने जाते थे और विधानसभा में खूब जम के बोलते थे और उनको चौधरी चरण सिंह का खास आदमी माना जाता था। हम लोगों को इस विडंबना पर भी सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने वहां से शुरुआत की, वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों चला गया। धनखड़ साहब हैं, आप धनखड़ साहब को लीजिए।
धनखड़ साहब की शुरुआत भी तो लोकदल से हुई, देवीलाल जी के साथ रहते थे, फिर कांग्रेस में वहां से चुनाव जीते, फिर कांग्रेस से चुनाव जीते, फिर वो लोग भारतीय जनता पार्टी में वो क्यों चले गए? अच्छा, इन लोगों को फिर भारतीय जनता पार्टी, ऐसे लोग जो आरएसएस की कतारों से नहीं आए हैं, भाजपा की राजनीतिक संस्कृति में भी दीक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को भाजपा में जाके दिक्कत होती है। पद मिल जाते हैं, सतपाल मलिक राज्यपाल बन गए, जगदीप धनखड़ भी राज्यपाल बने, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने, लेकिन अंततः देखिए दोनों का कितना बुरा हश्र हुआ। तो इस हम लोगों को, हाँ, हम लोगों को इन नेताओं के पक्ष को, सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते हुए, सतपाल मलिक ने जिंदगी के आखिरी दौर में जो पहले उन्होंने भाजपा में जाके जो कमियां दिखाई थी, उन कमियों की भरपाई भी की, मैं ये मानता हूं। लेकिन ये भी एक प्रश्न है, इस प्रश्न पे हमें गौर करना चाहिए कि इन लोगों के भाजपा में जाने से दरअसल कोई भारतीय राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति का लाभ नहीं हुआ। भाजपा ने इनका दोहन किया, इनकी साख का, इनकी प्रतिभा का, इन लोगों का दोहन किया, और अंततः भाजपा ने इनको चूस के बाहर छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है। यही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बात आपने सुनी। आप क्या इस बात से सहमत हैं? अभय दुबे जी के जवाबों से सहमत हैं? सहमत हैं तो आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, करिएगा जरूर। थैंक यू।